बच्चों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम था इस जल प्रलय में, और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बच्चों, इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। और हमने जो 2 भाग पढ़े हैं उनमें अभी तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से लेखक जिस स्थान पर रहा करते थे, जिस गांव में रहा करते थे, उसके आसपास बाढ़ आया करती थी। आसपास के क्षेत्र सारे पानी से भर जाते थे, तो जो बाढ़ पीड़ित लोग थे वे इनके गांव में शरण लेते थे। इस प्रकार बाद में भी जब ये थोड़े बड़े हुए तो किसी न किसी रूप में ये बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने जाया करते थे। लेकिन स्वयं को इनको कभी बाढ़ का व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इनका जहाँ पर घर है वहाँ पर बाढ़ आ गई हो। ऐसा अनुभव हुआ था इनको पटना में। जब ये पटना में निवास करते थे तो वहाँ पर राजेंद्र नगर इलाके में बाढ़ आई थी, उसका इन्हें अनुभव हुआ था। अब आगे हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब इन्हें सूचना मिली कि इनके यहाँ पर बाढ़ आने वाली है तो उस रात इनको नींद नहीं आई, क्योंकि सभी जगह लाउड स्पीकर से यह सूचना भेज दी गई थी कि राजेंद्र नगर इलाके में, जिस इलाके में लेखक रहते थे, वहाँ पर रात को 1 या 2 बजे बाढ़ का पानी आ जाएगा। तो लेखक क्योंकि बहुत डरा हुआ था, इसलिए रात को वह सोने का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आती। अब हम पाठ का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम यही पढ़ेंगे कि आगे लेखक के साथ क्या क्या होता है, उसे कौन कौन सी घटनाएं याद आती हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। अब लेखक सोने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह सो नहीं पा रहा, तो उसे ये घटनाएं याद आ रही हैं। 1947 मनिहारी। मनिहारी के स्थान का नाम है जो कि बिहार में स्थित है। पहले वह पूर्णिया में स्थित था, लेकिन अब कटिहार जिला में स्थित है। तो मनिहारी की घटना ये बता रहे हैं। 1947 में मनिहारी के इलाके में गुरुजी, जिनका नाम था स्वयं सतीनाथ भादुड़ी, तो इनके गुरुजी थे, उनके साथ गंगा मैया की बाढ़ में से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। तो ये अपने गुरुजी के साथ एक नाव में जा रहे थे, और कहाँ जा रहे थे? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जा रहे थे, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करना चाहते थे। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। तो चारों तरफ पानी के बीच में बहुत दूर इनको एक द्वीप जैसा, एक छोटा सा टापू होता है, उस जैसा बालूचर यानी कि एक स्थान दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। तो इन्होंने कहा वहां चलते हैं, क्योंकि बहुत देर से, कई घंटों से ये केवल नाव में बैठे थे, और नाव में बैठने के कारण इनके पैरों में दर्द हो गया था। तो इन्होंने गुरुजी से कहा कि देखो वहां पर एक द्वीप है, एक टापू है, तो वहां चलते हैं और थोड़ी देर चहलकदमी कर लेते हैं, घूम लेते हैं, जिससे हमारी टांगे सीधी हो जाएं। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, लेकिन सावधान रहना। ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। उन्होंने कहा केवल तुम ही वहां पर नहीं हो, वहां पर और प्राणी भी मिलेंगे, क्योंकि बाढ़ की वजह से जितने भी जीव जंतु होते हैं वह कोई ना कोई सुरक्षित स्थान खोजते हैं। तो ऐसे जीव जंतु वहां पर सारे मिलेंगे। और सचमुच और वास्तव में ही चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। पनाह का अर्थ होता है शरण। तो जितने भी आसपास के इलाकों के जीव जंतु थे जिनको कि कोई स्थान नहीं मिला, वे इस टापू पर या इस द्वीप पर शरण ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी। भादुड़ी जी ने इन्हें यह समझाया था, यह नसीहत दी थी कि हर नाव पर पकाही घाव, पकाही एक प्रकार का बच्चों घाव होता है, जो कि जब पैर हमारे बहुत समय तक पानी में रहते हैं और गंदे पानी में रहते हैं तो पैरों में एक इन्फेक्शन हो जाता है, पैर पक जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो सड़ने लग जाते हैं, तो इसे कहते हैं पकाही घाव। तो पकाही घाव क्या होता है? पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, तो उसे पकाही घाव कहते हैं। तो इनके गुरुजी ने इनसे कहा था कि पकाही घाव की दवा
उसकी दवा, दिया सलाई यानी कि माचिस की डिबिया, और केरासिन तेल यानी केरोसिन तेल जो कि ईंधन के काम आता है वह रहना चाहिए। यानी कि अपने साथ, क्योंकि हम राहत की सामग्री देने जा रहे हैं, जो लोग बाढ़ में पीड़ित हैं उन्हें किस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। एक तो उन्हें पकाही घाव की दवा की बहुत आवश्यकता होगी, एक दिया सलाई यानी माचिस की बहुत आवश्यकता होगी, और केरोसिन के तेल की आवश्यकता होगी। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती, और ये जहाँ पर भी पहुँचते इनसे सबसे पहले पकाही घाव की दवा मांगी जाती और दिया सलाई मांगी जाती। 1949 उस बार महानंदा एक नदी है, उसकी बाढ़ से घिरे वापसी थाने के एक गांव में हम पहुंचे। तो सन 1949 में भी ये इन्होंने एक बाढ़ देखी थी। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। ये जिस नाव में थे उस नाव में राहत के डॉक्टर साहब भी बैठे हुए थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। तो गांव में जो लोग बहुत बीमार पड़े हुए थे उन्हें नाव में चढ़ा करके सुरक्षित स्थान पर जो कैंप बने हुए थे वहां तक लेकर के जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। एक बीमार नौजवान को नाव में चढ़ाया गया तो उसके साथ में उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए। अब जो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे रिलीफ के, वे भीषण बहुत ज्यादा भयंकर भयभीत डर गए। वे बहुत ज्यादा डर गए कुत्ते को देखकर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस कुत्ते से कोई भी रोग फैल सकता है, और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। और वो डर के मारे चिल्लाने लगे, अरे कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं, इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ, कुत्ते को नहीं लेकर जाएंगे। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। उन्हें ऐसा करते हुए देख करके जो बीमार लड़का था वह झट से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। उसने कहा कि अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा मेरे साथ में तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। कुत्ता जो कि नाव में बैठ गया था अपने मालिक के साथ में, वह भी फटाफट से छपाक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा, यानी कि हमारा जो मालिक है वह नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उस कुत्ते में और उसके मालिक में कितना ज्यादा प्रेम था। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी। अब ये और दूसरी बाढ़ों के बारे में बता रहे हैं। एक परमान नदी पर एक बाढ़ आई थी तो उसमें डूबे हुए मुसहरी। मुसहरी एक जाति होती है बच्चों जो कि बिहार में पाई जाती है, मुसहरों की बस्ती। तो मुसहरी एक जाति होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक जाति जो कि आदिवासी होती है, दौने पत्तलें आदि बनाने का काम करती है। लेकिन बच्चों यह जाति बहुत ही गरीब होती है और यह सामान्य रूप से उन चीज़ों को भी आहार के रूप में ले लेती है जो कि सामान्य मनुष्य नहीं लेते। जैसे कि ये जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, और भी जीव जंतु होते हैं, उन्हें भी खा लेते हैं जब बहुत ज़्यादा इनको भूख लगती है, जब ये भूखे मर रहे होते हैं। इसी के कारण, क्योंकि चूहे को कहते हैं मूसा, इसी के कारण इस जाति का नाम मुसहरी पड़ा है, जो मूसे को भी खा लेती है, जो चूहे को भी खा लेती है। बहुत गरीब जाति होती है बच्चों। तो एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। तो वहां पर ये राहत सामग्री लेकर के पहुंचे, क्योंकि इन्हें यह पता था कि वहां पर वे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं। यह पता चला था कि बहुत दिनों से उनके पास बिल्कुल भी अन्न नहीं है, केवल वे जो मछली पकड़ते हैं और चूहे हैं केवल उनको ही झुलसा कर, यानी कि आग में गर्म करके सेक कर उनको ही खा रहे हैं, और कोई सामग्री उनके पास नहीं है। किसी तरह जी रहे हैं, जैसे तैसे वे अपनी जान बचाए हुए हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे, लेकिन जब ये उस टोले के पास पहुंचे, उनकी जो बस्ती थी उसके पास जब पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। तो इन्हें तो नाचने गाने की आवाज सुनाई पड़ रही, बहुत तेज तेज ढोलक बज रही थी, मंजीरा बज रहा था,
उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है, क्योंकि नीचे तो क्या था, नीचे तो पानी ही पानी था, इसलिए एक ऊंची जगह पर मचान बनाई हुई है। पेड़ों के ऊपर एक स्टेज बनाया हुआ है और उस स्टेज पर बलवाही नाच हो रहा है। वहां पर एक लोक नृत्य होता है जिसका नाम होता है बलवाही। वह बलवाही नाच वहां पर हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर, काला कलूटा नटुआ। नटुआ एक जाति होती है जिसमें, जो कि नाचती है, तो जिसमें कि पुरुष भी स्त्री का वेश बना करके नाचते हैं। तो लाल साड़ी पहन करके एक काला कलूटा पुरुष जो कि नटुआ बना हुआ था, जो कि नाच रहा था, दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। वह एक नई दुल्हन जैसे हाव भाव दिखा रहा था, यानी कि वह अभिनय कर रहा था एक नई दुल्हन का, यानी वह धानी है। धानी का अर्थ होता है पत्नी या दुल्हन। घरनी, धानी तो घरनी यानी कि पत्नी या दुल्हन, और उसी को धानी कहते हैं। घर छोड़कर मायके भागी जा रही है, तो किसी पुरुष की पत्नी है जो कि घर छोड़ करके अपने मायके भागी जा रही है, और उसका घरवाला, जो उसका घरवाला या पति है, उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। वह उसके बार बार हाथ पैर जोड़ रहा है और उसको रास्ते से वापस लौटाने गया है। तो एक तरह का यह अभिनय चल रहा था जो कि लोक नृत्य के द्वारा वहां पर हो रहा था। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। यह तो अभिनय हो रहा था और इस अभिनय के साथ ही ढोलक पर भी बहुत तेज तेज द्रुत ताल बज रहा था। बहुत तीव्र ध्वनि में आवाज आ रही थी। धांगिड़ गिड़ धागिड़ गिड़ चैके के चक धुक चके के चक धुम चक धुम चक धुम। तो इस तरह से वहां पर वे लोग नाच गा रहे थे, यानी कि आनंद मना रहे थे। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। तो जब यह अभिनय चल रहा होता है, उस अभिनय को देख करके वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, जो कि कीचड़ से बुरी तरह से लथपथ होते हैं, पानी में घुटनों घुटनों भर पानी में वे खड़े हुए होते हैं और भूखे प्यासे होते हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वे खुशी मना रहे हैं, वे खिलखिला रहे हैं, वे हंस रहे हैं, यानी कि दुख में भी उन्होंने खुशी को ढूंढ लिया है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? अब लेखक सोचता है हम उनके लिए सहायता लेकर गए हैं, खाने पीने को चीज़ें लेकर गए हैं, दवाइयाँ लेकर गए हैं, लेकिन ऐसी खुशी हम उनको इस रिलीफ के द्वारा भी नहीं दे सकते। वह खुशी, वह आनंद जो उन्होंने अपने लिए खुद ही बनाया है, खुद ही सृजित किया है। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। तो अब लेखक सोच रहा है, क्योंकि लेखक को नींद नहीं आ रही है और एक से दूसरी कड़ियां उसके दिमाग में जुड़ती जा रही हैं, स्मृतियां बार बार आती जा रही हैं। तो पहले तो इसने यह याद किया कि किस तरह से मुसहरों की बस्ती में गया था, यह सोचकर कि वे लोग तो बिल्कुल मरे हुए से पड़े होंगे, बहुत बुरी स्थिति में पड़े होंगे, लेकिन वहां जाकर इसने देखा कि वे लोग तो खूब खुशियां मना रहे हैं, खूब आनंद में हैं। अब इसके बाद इनको अपने मित्र शास्त्री जी की याद आ गई, क्योंकि बलवाही नृत्य जब भी होता था तब इनको अपने मित्र की याद आ जाती थी। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। तो अब उनको अपने मित्र की याद इसलिए आई क्योंकि एक बार नाव को लेकर के एक प्रकार की लड़ाई हो गई थी और वह भी बाढ़ का ही समय था। अब हम देखते हैं कि वह लड़ाई क्या थी। मैं उस समय बालचर था, ये उस समय बॉय स्काउट थे। स्काउटिंग हम जानते ही हैं, तो स्काउटिंग के जो बच्चे होते हैं वे ऐसी जब भी कोई आपदा आती है तो उस आपदा के समय लोगों की सहायता करते हैं। तो लेखक उस समय बालचर थे, यानी कि बॉय स्काउट थे।
गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। तो गांव में बाढ़ का पानी भर आया था और क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, नाव भी नहीं थी जिसमें कि वे चुपचाप बैठ सकते, तो वे केले का जो तना होता है उस तने को बीच में से काट कर और उसकी, क्योंकि केले का तना बहुत हल्का होता है, नाव की तरह काम करता है, तो उसमें बैठ करके वे किसी तरह से काम चला रहे थे। क्योंकि अगर पानी में रहते, पानी में उनके पैर रहते तो घाव ही घाव हो जाते। तो किसी तरह वे लोग काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। तो कहाँ, तो गांव के लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे और गांव का जो जमींदार था वह तो सुरक्षित स्थान पर चला गया था और उसके जो लड़के थे वे एक नाव में आनंद विहार कर रहे थे। वे आराम से नाव में थे, वहाँ पर हारमोनियम बजा रहे थे, तबला रखा हुआ था, खा पी रहे थे, यानी कि आनंद मना रहे थे। तो वे जल विहार करने के लिए निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। अब जो गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि हम तो इतने परेशान हो रहे हैं और इनको अपने आनंद से ही फुर्सत नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन लड़कों से वह नाव छीन ली और थोड़ी मार पिटाई भी हुई थी। तो लेखक को यह बात इसलिए याद आ गई कि उनके जो मित्र थे भोला शास्त्री, वे भी गांव के उन लड़कों में शामिल रहे होंगे जिन्होंने की वह नाव छीनी थी और उस समय लड़ाई झगड़ा किया था। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। अब इसके बाद लेखक याद कर रहा है कि 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, यानी कि जब ये राजेंद्र नगर में रहा करते थे, जो अनुभव इन्हें स्वयं हुआ था। तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। तो इन्होंने देखा लोग तो परेशान हो रहे थे, लेकिन कुछ शहर के लड़के लड़कियां थे जो कि कश्मीर का आनंद पटना में ही लेना चाहते थे। तो वे एक नाव पर बैठ कर के सैर करने के लिए निकले थे। नाव पर स्टोव जल रहा था। तो वह जो नाव थी उस पर बड़ी सुविधाएं थी, उस पर स्टोव जल रहा था, केटली चढ़ी हुई थी, चाय की केटली भी चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे, वे लोग खा पी रहे थे, बिस्किट के डिब्बे थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। एक लड़की थी जो कि बड़ी अदा के साथ में कॉफ़ी के पाउडर को मथ रही थी, क्योंकि वह कॉफ़ी का एक्सप्रेसो बना रही थी। जब हम कॉफ़ी को, चीनी को और थोड़ा सा पानी डाल करके बहुत देर तक मथते हैं तो बहुत सारा झाग बन जाता है और उसी झाग से एक्सप्रेसो कॉफ़ी बनती है। तो कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि उस नाव पर वे बच्चे सैर करने के लिए निकले थे और बहुत ही आनंद मनाना चाह रहे थे। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से, यानी कि मन लगा करके, एकाग्रता से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। तो दूसरी लड़की थी वह बड़े मजे लेकर के कोई पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। एक लड़का था जो कि बांस की लग्गी से उस नाव को खे रहा था, यानी कि चला रहा था, क्योंकि नाव चलाने के लिए पतवार तो चलानी जरूरी है, नहीं तो नाव एक स्थान पर ही रहेगी। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। जो दूसरा लड़का था वह पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने बैठा हुआ था और कोई मनमोहक, मन को मोहने वाला डायलॉग यानी कि बातें कर रहा था। यानी वे दोनों लड़के लड़की आपस में बहुत मधुर मधुर बातें कर रहे थे। पूरे वॉल्यूम में, यानी कि पूरी आवाज में बजते हुए ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो पर गाना आ रहा था। तो उनके पास रेडियो था जिस पर कि बहुत तेज आवाज में गाना चल रहा था। गाना था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। तो इतने आनंद करने के लिए वह युवा लड़के लड़कियों की टोली निकली थी। हमारे ब्लॉक के पास, ये इनके ब्लॉक के पास
गोलंबर में नाव पहुंची थी। इनके ब्लॉक के पास जो गोलंबर था उसमें जब वह नाव पहुंची कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों से खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां, फफ्तियों की वर्षा कर दी। तो एकदम से जब इनके इलाके में वह नाव आई, क्योंकि इनका इलाका कैसा था, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं और बीच में गोल खुला हुआ स्थान था, तो वहां पर गोलंबर में जब वह नाव आई तो छतों पर जो लड़के खड़े हुए थे उन्होंने जोर जोर से सीटियां बजानी शुरू की, हंसने की ध्वनि शुरू की और फफ्तियां कसने लगे, यानी कि उन पर कोई कमेंट्स करने लगे, उन पर उनके लिए बातें बनाने लगे। तो उनका जो सारा मजा था वह किरकिरा हो गया। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। और यह स्थान ऐसा था, लेखक ने पहले ही बताया है, यहाँ अगर एक आवाज निकले तो वह बार बार लौट करके आती है, उसकी प्रतिध्वनि बार बार हम तक ही वापस आती है। तो उन लड़कों ने जो शोर शराबा किया, जो कि छतों पर खड़े हुए थे, वह शोर शराबा 1 गुना से 4 गुना हो रहा था, क्योंकि बार बार उसकी प्रतिध्वनि आ रही थी। सो सब मिलाकर स्वयं ही, यानी अपने आप ही, जो ध्वनि संयोजन हुआ, वह जो ध्वनि का संयोजन हुआ, वह जो आवाजों का संयोजन हुआ, वह जो शोर शराबा हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। वह जो ध्वनियां बनी, उन्हें अगर बहुत प्रयास किया जाए तो भी कोई संगीत निर्देशक वैसी ध्वनियां नहीं बना सकता। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई। अब वो जो लड़के लड़कियां, वे फूहड़ बेवकूफ लड़के लड़कियां जो कि उस नाव में बैठ करके जल विहार के लिए निकले थे, उनकी सारी एग्जिबिशनिज्म यानी कि दिखावा, इसका तात्पर्य होता है प्रदर्शनवाद या फिर दिखावा। तो वो जो दिखावा करने के लिए निकले थे कि हम तो आनंद मना रहे हैं, तुम कितने भी परेशान हो, तो उनका सारा दिखावा तुरंत छूमंतर हो गया। और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ, और वो जो लड़कियां थीं जिनके लाल लाल होठ रंगे हुए थे, जिन्होंने कि बहुत फैशन कर रखा था, बहुत मेकअप कर रखा था, और गाल काले पड़ गए, उनका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वे बहुत डर गईं, वे बहुत शर्मिंदा हो गईं। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। केवल अब नाव पर एक ट्रांजिस्टर ही बचा था, रेडियो ही बचा था, जो पूरा मुखर था, यानी कि खूब शोर शराबा कर रहा था, और वह गीत गा रहा था, नैया तोरी मछधार, होशियार होशियार। उस ट्रांजिस्टर पर ही केवल गाना चल रहा था। काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है। अब वहाँ पर लोग आसपास एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस फ्लैट के लोग दूसरे फ्लैट के लोग से पूछ रहे थे, जो और बाहर से आने वाले लोग थे उनसे पूछ रहे थे, कहो राम सिंगार, अरे राम सिंगार पनिया आ रहलो है, पानी आ रहा है क्या? ऊहू ना आ रहलो, अरे नहीं नहीं आ रहा है। रात के 2:30 बज रहे थे, लेकिन लोगों को नींद नहीं आ रही थी, सबको चिंता हो रही थी कि बाढ़ का पानी आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा। 2:30 बज गए, रात के 2:30 बज गए, मगर पानी अब तक आया नहीं। जबकि सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई थी उसमें यह था कि राजेंद्र नगर में भी रात को 1-1:30 बजे तक पानी आ जाएगा, लेकिन 1-1:30 के बजाय 2:30 बज गया, लेकिन तब तक भी पानी नहीं आया था। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया। पता नहीं पानी कहाँ अटक गया है, क्योंकि सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें ऐसा विश्वास था कि पानी तो आएगा ही आएगा, बाढ़ तो आएगी ही आएगी, इसलिए वे इंतजार कर रहे थे। अरे बाढ़ आ गई क्या, अरे बाढ़ आ गई क्या, बार बार वे अपने घरों से बाहर झांक करके देख रहे थे। अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या फिर तटबंध किनारे पर लड़ते हुए जो इंजीनियर हैं नदी के किनारे पे, वे बांध बांधने का प्रयास कर रहे थे जिससे कि पानी शहरों में ना घुसे। तो क्या पता उन इंजीनियरों की जीत हो गई शायद।
या कोई दैवी चमत्कार हो गया, या ईश्वर ने ही कोई चमत्कार कर दिया, ईश्वर ने ही हमारी रक्षा के लिए कोई चमत्कार किया हो। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, नहीं तो वह जो पानी है, इतना सारा पानी है, वह कहाँ जाएगा, उसके पास रास्ता ही कहाँ है। रास्ता तो इधर से ही है, क्योंकि रास्ता तो इधर की तरफ से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी। आसपास के जो चारों ब्लॉक थे, बड़ी बड़ी जो बहुमंजिला इमारतें थी, उन सभी इमारतों में लाइट जल रही थी। किसी में लाइट जल जाती थी फिर बंद हो जाती थी, किसी में लगातार जल रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी लाइट जल जाती थी, कभी बुझ जाती थी। सभी जागे हुए थे, लेकिन सो कोई भी नहीं पा रहा था, क्योंकि सभी भयभीत थे और सभी जागे हुए थे। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं। कुत्ते जो थे वह रह रहकर सामूहिक यानी एक समूह में रुदन करते हैं, यानी कि रोते हैं। जो कुत्ते थे वे भी उस समय रो रहे थे, और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। और उन कुत्तों को राम सिंगार की जो मंडली है, राम सिंगार के साथ जो लोग हैं, वे उन कुत्तों को डांट करके चुप करा देते हैं। चोप चोप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। अब लेखक के घर तक तो अभी तक जल नहीं आया था, यानी कि बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन लेखक को अपने उन मित्रों की, अपने उन रिश्तेदारों की याद आने लगी जो ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहां पर कि बाढ़ का पानी आ चुका है, जो कि पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड, जहां पर की बाढ़ आ चुकी है, वहां पर वे लोग जल से घिरे हुए हैं, अथाह जल से घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं। अब ये सोचने लगा, पता नहीं मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, किस हाल में हैं वे किस हाल में होंगे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौगा उठाया। शाम के समय एक बार इन्होंने कोशिश की कि इनके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे इनका संपर्क हो जाए। तो इनके घर में तो उस समय टेलीफोन नहीं था, क्योंकि टेलीफोन की सुविधा हर घर में उपलब्ध नहीं होती थी, इसलिए ये अपने पड़ोसी के यहाँ गए और वहाँ से अपने मित्रों के घर पर टेलीफोन करने का प्रयास करने लगे। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, जितने भी मित्रों और रिश्तेदारों के नंबर थे, सबके नंबर ये बहुत देर तक डायल करते रहे। उधर सन्नाटा था, लेकिन उधर तो सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं, कोई भी शब्द नहीं आया, कोई टुंग फुंग की ध्वनि भी नहीं आई। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, तो बिस्तर पे करवट ले रहे थे, नींद आ नहीं रही थी और लेखक थे, तो सोचा फिर से कि कुछ लिखा जाए। लेकिन क्या लिखना चाहिए, लेकिन इस समय मैं क्या लिखूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए, नहीं, इस समय तो मुझसे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी लिखना संभव नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि लिखा जाए। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, लिखने से अच्छा तो ये है कि फिर से अपनी स्मृतियों को यानी कि यादों को जगाऊं, वही अच्छा होगा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। तो अब ये फिर से बाढ़ की अपनी स्मृतियों को सजोने लगे, फिर से यादों में खोने लगे। तो इन्हें याद आया कि पिछले साल क्या हुआ था। चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में, छाती भर पानी बच्चों यहाँ तक होता है, केवल अपनी गर्दन ही देख सकती है। तो छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा, आसन्न प्रसवा का अर्थ होता है बच्चों जिस स्त्री के अभी ही बच्चा होने वाला होता है, जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो, जिसको कि बिल्कुल भी समय ना हो, कभी भी जिसके की बच्चा हो सकता हो। तो एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। वह इनकी तरफ गाय की तरह चुपचाप देख रही थी, इनसे सहायता की उम्मीद लगा रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। यह याद करते ही लेखक घबरा गया, बेचैन हो गया, परेशान हो गया और उसने सोचा नहीं, अब मैं इन भूली बिसरी बातों को याद नहीं करूंगा, क्योंकि इन्हें याद करके मुझे कष्ट होता है, दिल को दुख होता
होता है। बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं और अपनी नींद में, अपने सपने में भेड़ों के सफेद झुंडों को देखूं। उजले उजले सफेद भेड़, उजली उजली सुंदर भेड़ है जिन्हें देख करके आनंद की अनुभूति हो। सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। तो ये कल्पना करने लगे, उन भेड़ों के झुंडों को याद करने लगे। लेकिन वे जो भेड़ों के झुंड थे वे भी अचानक से काले हो गए, यानी कि इनके मन पर निराशा बहुत ज्यादा छाई हुई थी। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। तो ये बहुत प्रयास करता है कि जो भेड़ें हैं उनका रंग सफ़ेद हो जाए। अपनी कल्पना में काले से सफ़ेद करने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफ़ेद नहीं होती हैं, भूरी हो जाती हैं। तो इनकी कल्पना में वे ही घूमती रहती हैं, काली भेड़ें, सफ़ेद भेड़ें और भूरी भेड़ें। इसी तरह से लेखक सोचता रहता है। आई देखो ऐसे गैछे जल, अरे देखो ऐसे गैछे जल, पानी आ गया, देखो पानी ही पानी है, झकझोर कर मुझे जगाया गया। तो ऐसी ही कल्पनाएं करते करते, भेड़ों के बारे में सोचते सोचते, बाढ़ के बारे में सोचते सोचते लेखक को नींद आ जाती है और सुबह इनको झकझोर कर जगाया जाता है, जल्दबाजी में जगाया जाता है, यह बताने के लिए कि देखो पानी आ गया है। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। घड़ी देखी तो उसमें 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है, आ रहा है, आ रहा है। पनिया, पानी आ गेलो, पानी आ गया। हो राम सिंगार, हो मोहन, रामचरण, अरे हो। लोग एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं, एक दूसरे को शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, अरे देखो पानी आ गया, पानी आ गया, अरे सब संभल जाओ, पानी आ गया। आंखें मलता हुआ उठा, लेखक भी आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। जैसे इन्होंने एक दिन पहले देखा था, ये जब कॉफ़ी हाउस की तरफ गए थे तो वहाँ पर जिस तरह से पानी आ रहा था, उसी तरह से इनकी कॉलोनी में भी आज पानी आ रहा था। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। पानी धीरे धीरे बढ़ा आ रहा था और उस पानी के साथ साथ ही बच्चों का एक झुंड हंसता हुआ, किलोल करता हुआ, उछलता कूदता हुआ उस पानी के साथ आ रहा था। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं। लेखक सोचता है कि इन बच्चों को इतना आनंद क्यों आ रहा है। चारों तरफ जिधर देखो उधर बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। नहीं बच्चे नहीं, पानी है। अरे नहीं, ये तो बच्चे नहीं है, यह तो पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है। अवरोध होता है बच्चों रुकावट। तो वहाँ पर पानी सीधा चला आ रहा है, लेकिन पानी के कारण वहाँ पर रुकावट आ गई है, तो इसलिए पानी उछल रहा है। पानी के आगे कोई रुकावट आ जाती है, पानी तेजी से आ रहा है, आगे कोई रुकावट आ जाएगी तो पानी क्या होगा, पानी उछलेगा एकदम। तो वहां पर पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। तो पहला पानी का रेला एक दिशा से आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी और थोड़ी ही देर में इनका जो ब्लॉक था, इनकी जो कॉलोनी थी, उसमें भी पानी की लहरें इधर से उधर नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया, क्योंकि छत से चारों ओर का नज़ारा बहुत ही आराम से दिखाई देता है, आसानी से दिखाई देता है। चारों ओर शोर, चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार। वहाँ चारों तरफ चीख पुकार थी, कोलाहल था, शोर शराबा था और पानी का कलकल रव, और साथ में पानी की कलकल, रव का अर्थ होता है ध्वनि, और साथ में पानी की ध्वनि। लहरों का नर्तन, लहरों का नाचना। इधर से भी पानी आ रहा है, उधर से भी पानी आ रहा है और मिलकर वे लहरें नाच रही हैं। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। तो सामने का जो रोड होती है, फुटपाथ होता है, उससे पानी आगे तक घरों के अंदर आने लग गया है और शक्ति के साथ बहने लगा है।
गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। वह जो इलाका है गोलंबर, उसमें एक गोल पार्क है। उस पार्क के चारों ओर भी पानी नाच रहा है। आ गया, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पानी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। पानी का जो करंट है, पानी जब टकराता है तो उससे एक करंट जैसी अनुभूति होती है, तो वह बहुत तेज है। सोन का पानी है, सोन नदी का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आगे लो। इस तरह की लोग बात कर रहे हैं कि पानी कितनी तेजी से आ रहा है, कितना तेज करंट है, सोन नदी का पानी है, कोई कह रहा है गंगा नदी का पानी है। इस तरह का शोर शराबा चारों ओर मचा हुआ है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। सामने की जो दीवार है, उसकी जो ईंटें हैं वो जल्दी जल्दी पानी में डूबती जा रही है, यानी कि पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। बिजली के खंबे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है। लंबा सा ताड़ का पेड़ है, लेकिन उसका तना भी क्रमशः धीरे धीरे डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। तो लेखक कह रहा है काश मैं इसको फिल्मा पाता, काश मैं अभी मुझे जो पानी का आना महसूस हो रहा है, बाढ़ का आना महसूस हो रहा है, ऐसा मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। आज मेरे पास में अगर कैमरा होता जिससे मैं मूवी को रिकॉर्ड कर पाता, तो मैं इस दृश्य को रिकॉर्ड करके रख लेता। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया। कितना अच्छा हुआ यह पानी रात में नहीं आया, क्योंकि रात में आता तो हम इसे देख भी नहीं पाते, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। अगर रात को आता तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। थोड़ी ही देर में हमारे देखते ही देखते जो गोल पार्क था, बहुत बड़ा पार्क था, वह भी पानी में डूब गया। हरियाली लोप हो गई। उस पार्क में जो हरी हरी घास थी, पेड़ पौधे थे, वे सब गायब हो गए। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। हमारे चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ें दौड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है वह पानी नहीं है, वह भूरे रंग की भेड़ों का झुंड है और वह भेड़ें दौड़ रही हैं। भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोंपड़ी गई। देखो, चाय वाले की जो झोंपड़ी थी वह भी पानी में डूब गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, अरे काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, तो मैं इस दृश्य को उसमें शूट कर लेता और हमेशा अपने पास रखता। एक टेप रिकॉर्डर होता, एक टेप रिकॉर्डर ही होता, तो मैं इन आवाज़ों को ही उसमें कैद कर लेता, तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। तो फिर लेखक सोचता है अच्छा है इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो कोई बहुत अच्छी याद नहीं है, यह तो याद रहेगी लेकिन एक दुखद याद ही तो रहेगी, तो ऐसी याद को संजोने का भी क्या फ़ायदा है। कलम थी, इनके पास पेन था, वह भी चोरी चली गई, वह कलम भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, अच्छा है कि अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। और इस बाढ़ का जो दृश्य है, इसको मैं कहीं पर भी रख नहीं पाऊंगा, कहीं पर भी संभाल कर के नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यह तो ऐसी याद है जिसको कि संभाल कर नहीं रखना चाहिए। ऐसी यादों को हमें सजोना चाहिए जो कि हमें खुशियाँ दें, ना कि ऐसी जो कि हमें डर दें, जो कि हमें दुख दें। बच्चों, यह पाठ हमने पढ़ लिया है, यह पहला पाठ है इस जल प्रलय में। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पाठ बहुत ही सरल है और बहुत ही रोचक है। इसमें लेखक ने बाढ़ का आंखों देखा दृश्य आपको बताया है। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी और उसमें मैं आपको इस पाठ का चौथा भाग पढ़ाऊंगी, यानी कि प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।